हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। क्लास 10th के लेकर आज आए हैं हिंदी, जो बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह हर चैप्टर में से हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न वह निकाल कर लाए हैं। आप लोग इसे एग्ज़ाम से पहले अवश्य देखें। तो हम लोग समय को देखते हुए चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्न को देखते हैं क्या बोला गया है। तो प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कहा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इसी तरह से 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन हम लोग के मारना पड़ेगा। एकदम सेम टू सेम वहाँ वही प्रश्न रहेगा। आप लोग इसे अवश्य देखें और ग्रुप में भी शेयर कर दें, अड़ोसी पड़ोसी जो उनको भेज दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पे कहा गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम था रामजी सकलपाल। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। तो हम लोग को हो जाएगा श्रम विभाजन, हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर प्रश्न। क्या कहा गया है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। तो कौन सी कारण बनी हुई है। हम लोग 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABC। तो हम लोग के इसमें हो जाएगा प्रमुख या प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी AB, यानी A और B दोनों हो जाएगा। हम लोग का आंसर जवाब इसमें हो जाएगा A और B दोनों हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। क्या कहा गया है, मूक नायक क्या है। मूक नायक हम लोग को हो जाएगा पत्रिका, हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न 6 नंबर यहाँ पे देखते हैं। क्या कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 दिल्ली में हुआ था। उसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। क्या कहा गया है, 7 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। यहाँ पे 14 अप्रैल 1891 में डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न 8 नंबर, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भीमराव अंबेडकर की होती है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता हो जाएगा श्रम विभाजन, हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्या कहा गया है, 11 नंबर प्रश्न कहा गया, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो हम लोग के 4 ऑप्शन यहाँ न्यूयॉर्क के गए थे। कहाँ पे गए थे, न्यूयॉर्क के गए थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ 12 नंबर प्रश्न, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो बुद्ध का भी थे, कबीर का भी थे, ज्योति फुले का, यानी इनमें से सभी थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। यहाँ पे क्या कहा गया है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो हम लोग के हो जाएगा 1936 में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर। क्या कहा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो निबंध है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। क्या कहा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो इसमें से कौन सी रचना हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सभी हो जाएगा। एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से वहाँ एग्जाम हॉल में रहेगा। आप लोग इसे अवश्य एक बार देखिए। उसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। तो कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादन अंश है। तो हम लोग के हो जाएगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट के लिए होता है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी के रूपांतरण किया था। तो ललाई सिंह यादव ने किए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रश्न 19 नंबर। क्या कहा गया है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो एक दलित परिवार में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। उसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो लेखक को जाति, कहाँ पे? यहाँ पे जातिवाद पर दिखाई दिया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई था। यहाँ पे है भीमाबाई था। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? तो यह डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में किए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। उसके बाद हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। सी नंबर हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? 26 का तो हम लोग के हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। यही ए नंबर ऑप्शन हो जाए, भीमराव अंबेडकर की। उसके बाद हम लोग 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है, आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा है तो हानिकारक है। कौन सा हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद हम लोग 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का किया था। किसका? बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, 30 के बाद प्रश्न नहीं है। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देखते हैं, विष के दांत। इसमें प्रश्न है, फिर एक से स्टार्ट हो गया है। दूसरा चैप्टर के आप लोग देखते हैं, विष के दांत शीर्षक कहानीकारक कौन थे? तो इसका होगा नलिन बिलोचन शर्मा। यहाँ पे डी नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, गिरधर लाल कौन थे? तो गिरधर लाल थे मदन के पिता थे। किनके पिता थे? मदन के पिता थे। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। उसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम थे? तो इनका नाम था रत्रावती शर्मा। यहाँ पे है रत्रावती, यहाँ पे हाँ रत्रावती शर्मा हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए थे? तो मनोवैज्ञानिकता का। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, मोटर कार को किसने खतरा हो सकता है? मोटर कार से किसको खतरा हो सकता है? इस तरह से लिखा हुआ है। तो खोखा को। किसको खतरा हो सकता है? मोटर कार से किसको खतरा हो सकता है? खोखा को हो सकता है। उसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बंगाल का शब्द है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 8 नंबर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब ने कहे थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं खोखा खोखी का अर्थ है बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या हो जाएगा? बच्चा बच्ची। उसके बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, खोखा का क्या नाम था? तो कासू नाम था। खोखा का कासू नाम था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर, विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष की दांत कैसी कहानी हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। यह यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न होता था, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो पिता के हाथों से पिटता था। उसके बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो पंडित राम अवतार शर्मा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे,
सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो सेन साहब ने किसको खूब फटकार लगाई? गिरधारी को। किसको लगाए थे? गिरधारी को लगाए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अर्थ विरोध का उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के। किसको करते हैं? मध्यम वर्ग के। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। क्या हो जाएगा? लट्टू के खेल में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए थे? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। उसके बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र थी 5 से 6 साल थी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं। मदन किसका पुत्र था? तो मदन पुत्र था गिरधर का पुत्र था। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष कब बने थे? तो सन 1959 में बने थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। यहाँ पे है 22 नंबर। यहाँ देखिए, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 8 फरवरी 1916 में हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 में हुआ था। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदरघाट पटना में हुआ था। बदरघाट पटना में हुआ था। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण है से नलिनी विलोचन शर्मा की रचना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो हम लोग क्या हो जाएगा इसमें आंसर? माता पिता का। कौन सा हो जाएगा इसमें? माता पिता को हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? तो हंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 28 में। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। उसके बाद हम लोग 30 नंबर लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पे शोफर शब्द क्या था? शोफर शब्द था वो ड्राइवर था। तो हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे हिंदी के। इसमें के इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। भारत से हम क्या सीखे? यह तीसरा चैप्टर है। तो हम लोग देखते हुए चलेंगे। एक है मैक्स मूलर को विदातियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे। उसके बाद हम लोग इसमें आगे देखते हैं 2 नंबर। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में किया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर। संस्कृत भाषा यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? तो हम लोग का इसमें हो जाएगा मैक्स मूलर ने किया था। कौन किए थे? मैक्स मूलर ने किए थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर। कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में ही किए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो संस्कृत भाषा का किया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मूलर की मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न। पारसियों के धर्म क्या थे? तो पारसियों के धर्म जरथुरुस थे। क्या थे? जरथुरुस। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्व से है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न। 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो वाराणसी में ही मिला था। उसके बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किया? तो मैक्स मूलर को किया था।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मनोविज्ञान से है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, समय को देखते हुए फास्ट में एक एक राउंड देखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। दारिश क्या है? तो दारिश है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर, कहा गया है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। उसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध यूनान से है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 17, भारत से हम क्या सीखे ये रचना कौन किए थे? तो मैक्स मुलर ने किए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 18 नंबर पर, शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 10वीं 11वीं सदी। कौन हो जाएगा? 10वीं 11वीं सदी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, संस्कृत का अग्रही शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इग्रिस में मिलता है। किस में मिलता है? इग्रिस में मिलता है। उसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, हरकस थे। हरकस क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस वनस्पति वैज्ञानिक थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सर विलियम्स जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 में की थी। उसके बाद हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा है यह भारत के ही जाति है। मुंडा कहाँ के जाति है? भारत के ही जाति है। उसके बाद हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हुआ था। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत कहाँ बसता है? तो भारत ऐसे गाँवों में ही बसता है। उसके बाद हम लोग 25 नंबर देखते हैं, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। डेसाउ जर्मनी में हुआ था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर, वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग था भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद हम लोग 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम विलहेल्म मुलर था। विलहेम मुलर था। उसके बाद हम लोग 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, प्रत्र मानव का अर्थ है। प्रत्र मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। उसके बाद हम लोग 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहा गया है? 29 में हम लोग के बोला गया है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को ही मिला था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लास्ट 30 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? तो नीतिज्ञ के। कौन हो जाएगा? नीतिज्ञ हो जाएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर है। इसमें से भी हम लोग चुन कर ऑब्जेक्टिव निकाले हैं, देख रहे हैं एक से फिर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार कौन थे? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 2 नंबर इसका, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो नाखून को कहे थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर, कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यन की है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 4 नंबर पर, शिक्षक का अर्थ क्या है? तो मोम होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 15, महाभारत क्या है? तो महाभारत एक पुराण है। उसके बाद हम लोग 6 नंबर देखते हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नखन पसंद करते थे? तो गौड़ देश के। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, कहा गया है, कौन छोटे नाखूनों को पसंद करते थे? दाक्षिणात्य थे, और छोटे छोटे नाखूनों पसंद करते थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? तो बंदरिया। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को संबोधित किया जाता है देवताओं के राजा से।
नख्न किसका प्रतीक होता है? तो नख्न होता है पशुता का प्रतीक होता है, पशु है। उसके बाद हम लोग 13 नंबर, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि मिली थी? तो यहाँ पे मिला था ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष आचार्य की उपाधि मिला था, ज्योतिष आचार्य, यहाँ पे देखिए ज्योतिष आचार्य की उपाधि मिला था, डी नंबर। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पद्म भूषण की उपाधि सम्मानित किया गया था? तो 1957 में किया गया था। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। अशोक के फूल की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1979 में दिल्ली में हुई थी। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास है यह कहाँ पे कामसूत्र में मिलता है। उसके बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। उसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल्य, वर्तुलाक आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नखने से है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। अलकतक का अर्थ क्या है? तो आलता है। उसके बाद हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो आलोक पर्व पर मिला था। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? तो नाखून था। लोग 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। आर्यों के पास क्या था? तो आर्यों के पास यानी लोहे का आर्ज था, घोड़े था, मिट्टी का घर था, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बस पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो कालिदास जी ने बोले थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? तो गौतम बुद्ध का है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ 28 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन थे? तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं आगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो इसमें कहानी हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें। कौन सा हो जाएगा? माटी की मूर्तें। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा है सो जापान में है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? दक्षिणात्य। दो बार क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। उसके बाद हम लोग 34 नंबर देखते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना हुआ है? इंद्र का वज्र। क्या बना हुआ है? इंद्र का वज्र बना हुआ है। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवार्थ प्रतीक होता है? तो हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्श्वी वृत्त के हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं अनजान स्मृतियों को कहते हैं। तो हम 5वां चैप्टर लेकर आए हैं नागरी लिपि। तो देखते हैं इसमें के प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है फिर से। उसके बाद क्या कहा है? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो दक्षिण भारत से मिलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेतमा दान पत्र किस समय का है?
तो 1020 का है, कौन हो जाएगा ये 1020 का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 4 नंबर, गुणाकार मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी, तो मराठी भाषा में की थी। इसके बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की थी, तो वर्धा से की थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे गुणाकार मूले का जन्म कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, गुणाकार मूले का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी थी, तो अक्षर कथा की, बी नंबर हो जाएगा हम लोग के। तो आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न, पूरा फास्ट में देखेंगे, मैराथन क्लास है यह। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है, तो देवनगर कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न आगे, बंगाल लिपि प्राचीन नगरीय लिपि है वाहन की। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है, तो नागरी लिपि में लिखी गई है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था, तो हम लोग के यहाँ पे बी हो जाएगा, विजयनगर के राजाओं का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है नागर लिपि कहा जाता है, नागर शैली कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे, तो 2 सदी पहले, यहाँ पे ए नंबर 2 सदी पहले बने थे। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, तो यह हो जाएगा सी 8वीं से 11वीं सदी में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, तो सिद्धम कहलाती थी, यहाँ पे है डी, सिद्धम कहलाती थी। उसके बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, गुणाकार मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे, तो 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। 19 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है, तो हम लोग को हो जाएगा गुणाकार मूले की। उसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, इस्लामी शासक का आरंभ काल था, तो 12वीं सदी थी। उसके बाद हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, गुणाकार मूले की मृत्यु कब हुई थी, तो गुणाकार मूले की मृत्यु हुआ था 2009 में हुआ था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो गुणाकर मूले थे। उसके बाद हम लोग 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो मराठी भाषा की लिपि नहीं, ये हो जाएगा, मराठी भाषा की लिपि हम लोग के हो जाएगा देवनागरी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 26 टकसाल का संबंध है, तो सिक्कों से होता है। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, श्रवण बेलागोला स्थान का संबंध है, तो जैन धर्म से संबंध है। उसके बाद हम लोग 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, सिद्धम क्या है, तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर, किससे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो काशी को। इसके बाद हम लोग 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, हिंदी के आदि कवि कौन थे, तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद थे। उसके बाद हम लोग 31 नंबर देखते हैं, लास्ट में 2 प्रश्न है, 31 नंबर देख लेते हैं, अमोघ वर्ष कौन था, तो अमोघ वर्ष था प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है,
महिर भोज की ग्वालियर पर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न, बेतमा कहाँ है? तो बेतमा है से इंदौर के पास से है। उसके बाद हम लोग 34 नंबर लास्ट प्रश्न था वो देख लेते हैं, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा ने पलियम ताम्र पात्र मिले थे? तो राजा वरगुण का, किसका मिला था? राजा वरगुण का मिला था। तो हम लोग छठा चैप्टर देखते हैं बहादुर। तो इसमें के प्रश्न देखते हुए चलेंगे हम लोग। क्या कहा गया है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? तो अमरकांत की कहानी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न, अमरकांत को किस कहानी खेलन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो डिप्टी कलेक्टर के लिए किया गया था। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, बीच की दीवार किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है जाग जाना, नहीं भाग जाना। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? तो निर्मला पूछते हैं। इसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? तो किशोर ने कर दी थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? तो जलेबी छनने लगी। इसके बाद हम लोग 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है? तो अमरकांत जी थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, निर्मला कौन थी? तो निर्मला एक कहानीकारक पत्नी थी। इसके बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था? तो कहानीकारक के लड़के का नाम किशोर था। उसके बाद हम लोग 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, बहादुर कौन थे? तो बहादुर एक नौकर था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे? तो 1942 में लिए थे भाग। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर, क्या कहा गया है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण भाग गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 16 नंबर, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपये खो गए थे। उसके बाद हम 17 नंबर प्रश्न को देखते हुए चलेंगे, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकारक के रिश्तेदार ने। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? तो बहादुर को उत्पन्न हुई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, क्या गया, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया था? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार से आई परिवर्तन के कारण चल गया था। उसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। 22 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या कहा गया है कि इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो हम लोग को हो जाएगा अमरकांत की। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर था। उसके बाद हम लोग 25 नंबर देखते हैं, निर्मला आँखों पर क्या रख कर रोने लगी? आँचल रख कर रोने लगी। उसके बाद प्रश्न हम लोग देखते हैं 26 नंबर, लेखक के घर में किसकी नितांता आवश्यक थी? तो नौकर की थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो यह जंगल में छिपा हुआ रहा था। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? तो 2 रुपये निकाले थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न, क्या कहा गया है, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं, किसने कहा था? तो तुच्छ लोग ने कहा था। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, थोड़ा और बच चुका है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था?
तो माँ के रूप में देखता था। यहाँ पे डी नंबर माँ के रूप में देखता था। 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो लास्ट प्रश्न है इसका 6 चैप्टर का लास्ट है। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो 11 रुपये चोरी का नाम लगा था। आप लोग को अच्छे लगे तो आगे शेयर कीजिए। इसका दूसरा पार्ट फिर नाइट में आएगा। इस चैनल से बने रहिए।